तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरू कर रहा हूं मैं क्लास को। तो न्यूक्लिक एसिड हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो, जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा है, डीएनए एंड आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड का ही एक पार्ट होते हैं। ये एक पॉलीमर्स हैं। पहली बात जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर क्या होते हैं? जब कोई एक छोटी यूनिट बार बार रिपीट होकर बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल बनाती है, जिसको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जब बन जाता है, तब हम उसको पॉलीमर कहते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। किसके? जैसे ग्लूकोज के। ग्लूकोज 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 कनेक्ट होते चले जाते हैं, तो इसके पॉलीमर्स जो बोले जाते हैं वो पॉलीसेकेराइड बोले जाते हैं। जैसे स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है। प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं। किन चीजों की रिपीटेशन से बनते हैं प्रोटीन? प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड के रिपीटेशन से। यहां पर ये जो पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर मेनली जो हम डिस्कस करेंगे, डीएनए डिस्कस करेंगे। हम यहां डिस्कस करेंगे आरएनए। डीएनए एंड आरएनए ये बड़े पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये हैं। तो डीएनए किसी एक यूनिट का पॉलीमर होता है। एक यूनिट रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। रिपीट होते होते इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों यूनिट जब कनेक्ट हो जाएंगी तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसको हम डीएनए नाम दे देंगे। सेम आरएनए में होगा। तो क्या चीज रिपीट होगी? रिपीट होगी जिसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। कोई चीज होती है न्यूक्लियोटाइड। आप ऐसे मान लो कि ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, बड़ी लंबी ट्रेन होती है ना, उसका एक कंपार्टमेंट न्यूक्लियोटाइड कहला। न्यूक्लियोटाइड, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड। हमने जो हम ट्रेन देखते हैं, तो वो तो उसमें तो ज्यादा 15, 20, 25 बोगीज होती हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, ये लगे हुए होते हैं। जो गुड्स ट्रेन है उसमें कुछ ज्यादा हो जाएंगे। बहुत लंबी ट्रेन दुनिया में चलती हैं तो 100 हो जाते हैं बस। लेकिन यहां पर बहुत सारी यूनिट न्यूक्लियोटाइड की एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे कंपार्टमेंट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देखने में साइज वाइज तो सब एक ही जैसा दिखेगा न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन अंदर कुछ डिफरेंस होगा। जैसे कंपार्टमेंट, एक फर्स्ट एसी होता है, एक सेकंड एसी हो गया, एक थर्ड एसी हो गया, एक जनरल कंपार्टमेंट हो गया। ऐसे न्यूक्लियोटाइड के भी ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट होते हैं एक दूसरे के, कुछ अंतर हो सकते हैं। जैसे हमने अमीनो एसिड में भी पढ़ा था, अमीनो एसिड रिपीटेड हैं, लेकिन अमीनो एसिड का मतलब ये नहीं है कि सारे अमीनो एसिड दुनिया में एक ही जैसे हैं। अमीनो एसिड तो कई सारे टाइप के होते हैं। आर ग्रुप हम चेंज करते चले जाते हैं तो अमीनो एसिड चेंज होते चले, तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड पर पहले हम फोकस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाएगा, पहले मैं ये डिस्कस करूंगा। फिर जो भी न्यूक्लियोटाइड बना दिया हमने, उसको बार बार एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, रिपीटेड यूनिट्स बनाते चले जाएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड को, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। डिफाइन करना चाहें बड़े सिंपल वर्ड्स में, तो डिफाइन करने के लिए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, या हम इसे शॉर्ट में नाम दे देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता है। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड यूनिट जब लगती चली जाएंगी वो कहलाएगा कि ये न्यूक्लिक एसिड है। क्या चीज है न्यूक्लियोटाइड, ये मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसमें शुगर, एक होता है इसमें हेटेरोसाइक्लिक बेस, एक होता है इसमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, या फॉस्फेट भी हम इसे कह सकते हैं। PO4 3 नेगेटिव आप इसे बोल दो, या आप ये भी बोल दो तो भी सही चलेगा, H3PO4। ये है हमारे पास तीन वो यूनिट जिनसे मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी फ्रेगमेंटेशन कर दें, तो तीन चीजें बनेंगी। एक बनेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दूसरा बनेगा हमारे पास शुगर, तीसरा हमारे पास बनेगा हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजेनस बेस, जो तीसरा बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजेनस, नाइट्रोजन वाला बेस, बेस जो अपने लोन पेयर देते हैं। इस बात का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा। न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर देने पर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो H3PO4, शुगर, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजेनस बेस। ठीक उसी तरह से जैसे पॉलीसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया था, क्या बना था? ग्लूकोज बना था। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड लिया था, ओलिगोसेक्राइड लिया था, उसका हाइड्रोलिसिस किया था, क्या बना था? मोनोसेक्राइड बना था। तो ये बनेगा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? एक सिंगल यूनिट जिसका हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो सकता है। तीनों को इकट्ठे बता रहा हूं ये बात क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही हमने एक प्रोटीन पढ़ा है, जब हम प्रोटीन लेते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर बनता है एमिनो एसिड। सबसे छोटी यूनिट यहां एमिनो एसिड है, सबसे छोटी यूनिट यहां मोनोसेक्राइड है, सबसे छोटी यूनिट यहां तीन है, H3PO4, शुगर, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजेनस बेस। एमिनो एसिड कई सारे टाइप के हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड एक थोड़ा ही है। मोनोसेक्राइड तो ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, मोनोसेक्राइड और भी हो, पेंटोस हो सकता है, राइबोस हो सकता है। मोनोसेक्राइड तो बहुत हो सकते हैं। तो अलग अलग मोनोसेक्राइड से अलग अलग पॉलीसेक्राइड बनेंगे, अलग अलग एमिनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। यहां H3PO4, शुगर, हेट्रोसाइक्लिक, ये तीन चीजें हैं जिनसे न्यूक्लियोटाइड, इन तीनों को कलेक्टिवली हम अगर एक साथ जोड़ दें तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि न्यूक्लिक एसिड लिया,
इस न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया, HOH से रिएक्शन किया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में किया, तो पहले बना न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो पहले बना न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का फिर हाइड्रोलिसिस किया, HOH से रिएक्शन किया, वाटर से रिएक्शन किया, तो बन गया हमारा H3PO4 शुगर एंड हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है, हमने वाटर से इसको रिएक्शन कर दिया। वाटर से रिएक्शन करने का मतलब H3O पॉजिटिव से, या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2O से, या HCl डाइल्यूट H2O से। तो ये अपने आप में 3 क्वेश्चंस हैं जो सामने लिखे हैं। न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड हो सकता है आंसर, या H3PO4 शुगर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, मोनोसेक्राइड बनता है। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर एमिनो एसिड बनेगा। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हैं। वेल, चलो आगे बढ़ें। अब हमें तो न्यूक्लियोटाइड देखना है एंड न्यूक्लिक एसिड हमें डिस्कस करना है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, एंड जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना होता है H3PO4 से, जो बस एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये जो मैंने शुगर लिया है, ये शुगर वेरी कर सकते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये जो मैंने हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस बेस लिया है, ये भी कई सारे टाइप के हो सकते हैं। ये जो शुगर लिया है इसे इलेबोरेट हम करेंगे, ये जो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस लिए हैं इसे इलेबोरेट करेंगे। ये तो बस H3PO4 है तो H3PO4 ही होगा। क्या मतलब H3PO4 का, H3PO4 एक ऐसा स्ट्रक्चर, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, OH OH एंड OH। ये मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर बाकी सब P ब्लॉक में जो आपने पढ़ा हुआ। बात आ जाती है शुगर्स। जो शुगर है, शुगर का मतलब क्या, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, टेस्ट में मीठा हो, वो शुगर कहलाता है। ये शुगर जो न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होती है वो दो में से कोई एक हो सकती है। या तो ये शुगर होगी राइबोज शुगर, या ये शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। या तो हमने शुगर को नाम दिया, स्ट्रक्चर इसका अलग है, ए टाइप शुगर है, राइबोज शुगर, बी टाइप शुगर है, और इकट्ठी नहीं होंगी, या तो ये होगी या फिर, और पे ध्यान देना प्लीज, दोनों इकट्ठे नहीं, या फिर होगी कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये बी पार्ट हो गया। अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स करेंगे डिस्कस, और अभी हम इनके पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, डिटेल है इसकी। बीटा डी राइबोस बोलते हैं, आप इसको डी राइबोस भी बोल सकते हो, कैपिटल डी, वही वाला डी जो ओरिएंटेशन वाला था, कॉन्फ़िगरेशन वाला था, ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला था। आप इसको कैपिटल डी भी बोल सकते हो। डीऑक्सीराइबोस कौन सा, कैपिटल डी, कैपिटल डी कैपिटल एल थे ना, वही वाले ये
हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस का क्या मतलब है? हेट्रोसाइकल किसे कहते हैं? जब किसी रिंग में, साइक्लिक का मतलब रिंग, सिर्फ कार्बन कार्बन हो, तब हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। लेकिन जब किसी रिंग में कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एलिमेंट भी आ जाए, तब हम उसे बोलने लगते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा कोई और डिफरेंट एलिमेंट आकर के जुड़ गया इससे, जैसे नाइट्रोजन आ गया, तो अब ये होमोसाइक्लिक नहीं बचा, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो ये रिंग कैसा चाहिए मुझे? हेट्रोसाइक्लिक चाहिए और नाइट्रोजिनस चाहिए। मतलब नेसेसरीली रिंग के अंदर कार्बन की जगह कहीं पर नाइट्रोजन जरूर हो। हेट्रोसाइक्लिक तो ऑक्सीजन का भी हो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाइड्रोसाइक्लिक कौन सा वाला चाहिए? नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ये जो बेस होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं। ये वाले जो बेस हैं वो दो टाइप के बेस होंगे। एक बेस ये हो सकता है प्यूरीन बेस और एक पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस के अपने स्ट्रक्चर एक टाइप के हैं एंड पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर पिरिमिडीन से मिलते जुलते होते हैं। पिरिमिडीन अलग हैं, प्यूरीन अलग है। मींस ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरीन स्ट्रक्चर से मिलते जुलते होंगे या पिरिमिडीन स्ट्रक्चर से मिलते जुलते होंगे। शुगर जो होगी हमारे पास, ये शुगर या तो राइबोस होगी या डीऑक्सी राइबोस शुगर, फॉस्फेट होगा जरूर। ये तीन चीजें आपस में मिल करके बनाती हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब बन जाता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब या तो डीएनए या आरएनए। अब पहली बात, हम H3PO4 तो हो गया फिक्स हमारा स्ट्रक्चर, ये तो एक ही है, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं, कुछ और नहीं आएगा, बस यही होगा। शुगर क्या चीज है? राइबोज शुगर क्या होती है और इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? राइबोस एंड डी ऑक्सी राइबोस शुगर की बात होती है। जब हम कंसीडर करते हैं शुगर, तो एक होती है हमारी डी राइबोस शुगर। जो डी राइबोस शुगर है वो दो तरह से लिखी जा सकती है। ये जो शुगर होती है वो पेंटोस शुगर होती है। एल्डो पेंटोस। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक कार्बन पर एल्डिहाइड है, बाकी कार्बन पर ग्रुप लगे हुए हैं OH 1 2 3 4 एंड 5। ये तो पांचवा तो कायरल नहीं होगा, CH2OH होगा। लेकिन जो बाकी के कार्बन एटम्स हैं यहां पर लगे होंगे OH, यहां पर लगा होगा OH, यहां पर लगा होगा OH। याद रखना आसान है, ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सारे राइट हैंड पर हैं। ग्लूकोज में तो कार्बन नंबर 3 पर अपोजिट होता था ओरिएंटेशन। ये तो मैंने ओपन चेन लिखा है, लेकिन एक इशू है जो हमेशा आता है। मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को भी आपको डिटेल से दोबारा से एक बार फिर से बताऊंगा।
क्योंकि उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इनफैक्ट क्या होता है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल तो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन एल्डिहाइड अभी चैप्टर आया ही नहीं। तो एल्डिहाइड में आता है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन मैं अभी आपको फिलहाल पहले बताकर फिर यहां पर इसको रिलेट करूंगा। थोड़ी देर के लिए इसको अभी पॉज कर दो, यहां पर आ जाओ। अल्कोहल जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं हम हेमी एसिटल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हेमी एसिटल क्या बता रहा हूं मैं, जब कभी अल्कोहल रिएक्शन करता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी, मिलता जुलता रिएक्शन होता है कीटोन से भी, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हेमी एसिटल बनेगा। इधर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, हे ही लिख दिया मैंने हेमी की जगह HEMI, हेमी एसिटल। क्या होता है हेमी एसिटल, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां आ गया इस कार्बन पर पॉजिटिव। समझाने के लिए मैं इसको अलग तरह से लिख देता हूं, लिखूंगा एल्डिहाइड ही। R डैश C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, जब ये डिलोकलाइज होगा इधर, यहां पर चार्ज आएगा नेगेटिव, यहां चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पॉजिटिव पर आएगा, ये वाला जो H पॉजिटिव टूटेगा। भाई आपने पढ़ा है ROH, अल्कोहल तो पढ़ ही रखा है, चलो एल्डिहाइड नहीं पढ़ रखा है तो। अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है। जब ये H हटेगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में ही हटता है हमेशा। H पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव पर। तो हेमी एसिडल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, C ऑक्सीजन नेगेटिव, R डैश H, यहां तक तो वैसा का वैसा ही है। अल्कोहल आकर इस पर ऐड हो गया, ये आया ऑक्सीजन, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन, ये आया इसका R, और अल्कोहल का H आया इस ऑक्सीजन पर। दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिड, ये है हेमी एसिड। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एक ही कार्बन पर ईथर, ईथर लगा है ना, ये ROR, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये है ईथर, और ये है अल्कोहल। एक ही कार्बन पर ईथर अल्कोहल दोनों इकट्ठे होते हैं अगर एक कार्बन पर ही उसी पर अल्कोहल है, जिस पर अल्कोहल है उसी पर ईथर है, तब हम उसको हेमी एसिटल कहते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, नया फंक्शनल ग्रुप होगा आपके लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए एंड शुगर के लिए एंड इस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस पर हेमी एसिटल पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इस फंक्शनल ग्रुप को रियलाइज कराना चाहता हूं आपको अच्छी तरह से। हेमी एसिटल कब बनता है, जब अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करते हैं तो एक हेमी एसिटल बन जाता है। कहते किसको है हेमी एसिटल, जिस कार्बन पर ईथर ग्रुप लगा है उसी पर अल्कोहल ग्रुप अगर हो तो हेमी एसिटल होगा। तो ये तो बात हो गई भाई, एक अल्कोहल अलग एक एल्डिहाइड अलग की, लेकिन यहां एल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल में ही अल्कोहल लगे हुए हैं, ये आपस में विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कर सकते हैं। तो कार्बन नंबर 4 का जो OH है, ये वाला OH इस एल्डिहाइड से ऐसे ही रिएक्शन करता है जैसे ये अलग अलग एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ने रिएक्शन किया। इस कार्बन पर, एल्डिहाइड वाले कार्बन पर ईथर एंड अल्कोहल बना ना, तो विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन ये होगा। ये थोड़ा सा आपको घर पे बैठ के फुर्सत से तसल्ली से
सोचना पड़ेगा। तो जब हम इसको रिएक्शन करा देते हैं, अगर मैं आपके समझने के लिए गिनती कर दूं इसकी, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 कार्बन है टोटल। जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ये बना ना कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो जो नया एक कंपाउंड मिला मुझे, वो ये मिला, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अब ये तो साइक्लिक बनेगा ना, क्योंकि एल्डिहाइड एंड अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल में है। तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिखा। अब आर यहां एक्सप्लेन्ड है, आर यहां एक्सप्लेन्ड है। ये कौन सा कार्बन है? ये एल्डिहाइड वाला 1 कार्बन लिखा मैंने, एल्डिहाइड के पास वाला 2 कार्बन, फिर ये कार्बन 3, फिर ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये वाला जो 5वां रिंग के बाहर रह गया CH2OH, ये लिख दिया CH2OH। इस कार्बन पर ईथर और एक बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल OH एंड H, वैलेंसी पूरी की मैंने। इस कार्बन पर तो ये तो 2 पर तो OH को छेड़ा ही नहीं हमने, तो OH तो वैसा ही रहेगा। 3 पर तो OH को छेड़ा ही नहीं, OH वैसा ही रहेगा। 4 का OH हो गया यूज, कंज्यूम हो गया, और उसने ईथर बना दिया, 4 का OH लिख दिया इधर। 4 पे और क्या बचा हुआ है? 4 पे एक ईथर बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है, एक ईथर एक H यहां पर हम लिख करके, ये ओरिएंटेशन है मेरे पास इस डी राइबोस का। दिस मॉलिक्यूल इज डी राइबोस, एल्डोपेंटोस भी कह सकते हो। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये एल्डोपेंटोस है, बताया मैंने इसलिए डिटेल से। ये क्वेश्चन उठेगा क्योंकि ये सिंपल है, या तो इसे रट लो या समझ लो, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। एल्डोपेंटोस का ये ओरिएंटेशन साइक्लिक कहलाता है, डी राइबोस। एक और है शुगर, एक तो ये है, एक और शुगर भी तो बताई मैंने, एक होता है डीऑक्सी राइबोस। इसको हम कहते हैं डी, ये वाला डी। ये डी क्या इंडिकेट करता है? लास्ट कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन राइट साइड पर है, तो कैपिटल डी तो ये है, भले ही वो कंज्यूम हो गया है, अभी भी ये वाला अभी भी डी कहलाए, था राइट पर वो ओरिएंटेशन डी। शुगर दूसरा कौन सा है? डी ऑक्सी राइबोस। जो का तू कॉपी पेस्ट करना है, बस ये डी ऑक्सी बढ़ाना है इसमें। ये वाला स्ट्रक्चर तो हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहीं पर लिख रहा हूं, शुगर नंबर 2 का, जो अलग शुगर है इससे। क्या स्ट्रक्चर है वो? बिल्कुल जू का तू स्ट्रक्चर है, बस एक अंतर है। वो क्या अंतर होगा वो मैं पूरा लिखने के बाद आपको बताऊंगा कि वो अंतर क्या होगा। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, फिर कार्बन CH2OH, यहां कार्बन पर H, इधर OH, H इधर OH, H इधर OH, इधर H। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर लिखे अभी मैंने। फिलहाल ये वाला तो डी राइबोस है। डी राइबोस में एंड डी ऑक्सी राइबोस में क्या फर्क है? कार्बन नंबर 2 पर ये तो है 1 कार्बन, ये है 2 कार्बन, ये है 3 कार्बन, ये है 4 कार्बन, ये है 5 कार्बन। कार्बन नंबर क्या मतलब है डी ऑक्सी का? डी ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन हटाओ, रिमूव ऑक्सीजन। डी ऑक्सी, ये याद रखना है कि 2 पोजीशन से हटाना है, यहां से ऑक्सीजन हटा देना है बस। अगर आपने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया इसमें तो H लगा रह जाएगा, ऑक्सीजन हटाया तो वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दोगे। तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा डी
डीऑक्सीराइबोस। बल्कि मैं इसको और रिफाइन कर रहा हूं। और कैसे मैं इसको रिफाइन कर रहा हूं? मैं इसको लिख रहा हूं डी, कैपिटल डी, 2 डीऑक्सीराइबोस। यानी ये जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया है मैंने कार्बन नंबर 2 से किया है, यहां से किया है कार्बन नंबर 2 से। 2 टाइप के ये शुगर्स हैं। कौन कौन से शुगर हैं? कुछ नहीं भी, स्ट्रक्चर नहीं भी याद करोगे तो नाम तो याद रखने पड़ेंगे। देखो अगर क्वेश्चन करना है, एक डी राइबोस, एक डी, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला डी है, और ये डीऑक्सी राइबोस, ये ऑक्सीजन हटने वाला डीऑक्सी है। 2 पोजीशन से ये मौजूद होते हैं किस में? उसी न्यूक्लियोटाइड में जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये राइबोस शुगर, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर। स्ट्रक्चर बताया बस मैंने, और तो कुछ भी नहीं किया। ये स्ट्रक्चर है सिंपली, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। बस यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ध्यान रखना है डीऑक्सी में। यहाँ इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना रख करके नीचे OH लिख दोगे, बाकी सब कॉमन है। यहाँ OHH, यहाँ HOH, यहाँ CH2OH, ये कॉमन। 2-4 बार लिख लोगे तो याद भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं। 2 टाइप के में से एक शुगर मौजूद होता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। 2 चीजें हमने कर ली। एक कर लिया हमने H3PO4, एक कर लिया हमने शुगर। तीसरा आते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस पर। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस क्या चीज है? एक ऐसा बेस जो रिंग वाला हो और उसमें मौजूद क्या हो? उसमें मौजूद जरूर नाइट्रोजन हो। बात हो रही है किसकी? बेस की। बेस किसे कहते हैं? हैविंग लोन पेयर, डोनेट कर सकता है जो। बेस का मतलब क्या है? कैसा बेस चाहिए? हेट्रोसाइक्लिक। ये वर्ड मत भूलना बार बार, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं इसे। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस। ये बेस 2 टाइप के मैं अभी आपको बता ही रहा था। इनके मैं स्ट्रक्चर नहीं बताता, आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। आने को देखो आ तो सकते हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं क्योंकि आ सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा एक समझ लेना बस के होता क्या है इनफैक्ट। लेकिन जितना मैं लिख रहा हूं सामने स्क्रीन पर वो याद तो करना पड़ेगा। 2 टाइप के हमने डिस्कस किए, एक प्यूरीन बेस होता है, एक होता है पिरिमिडीन। एक रूट स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन कहते हैं इस मॉलिक्यूल को। बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाओ और बेंजीन के 2 पोजीशन पर लिख दो नाइट्रोजन, एक एक कार्बन पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर, और डबल बॉन्ड तो वहीं रहेंगे जहां थे। ये पिरिमिडीन है। प्यूरीन होता है डबल रिंग, 2 रिंग वाला, सिंगल रिंग। पिरिमिडीन इज सिंगल रिंग। जो पिरिमिडीन होता है, जो प्यूरीन होता है, वो डबल रिंग वाला होता है। कैसा होता है? एक तो बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसे हैं जैसे पिरिमिडीन में थे। कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है याद करना, अगर करोगे तो। अपनी पर अगर आ जाओ तो फिर तो पता नहीं क्या ही कर बैठो। सारी मुश्किल लेकिन अपनी पे आने पे है ना। यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा, इधर एक एच लगा। ये एडिशन किया बस मैंने, इसमें ये एक ऐड किया, डबल रिंग वाला प्यूरीन। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसके 2 एग्जाम्पल इसके हैं, 3 एग्जाम्पल इसके हैं। तो मेरे पास ये पहले वाला प्यूरीन होता है, ये कई सारे टाइप का होता है, ये एडेनिन होता है। ये नाम याद करने पड़ेंगे। एडेनिन, ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको फ्यूचर में। ए लिखूंगा बस मैं इसे, बाकी और कुछ नहीं।
एक होगा ग्वानिन, कैपिटल जी से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। क्या मतलब है? प्यूरिन बेस दो टाइप के हैं, मतलब इतना तो स्ट्रक्चर होगा ही होगा, कुछ और बस इसमें ऐड कर देंगे तो एडेनिन बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर में कुछ और ऐड कर देंगे एडिशनल तो ग्वानिन बन जाएगा। मींस रूट स्ट्रक्चर दो रिंग वाला तो रहेगा ही। ये डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, आरएनए में भी होता है। ग्वानिन डीएनए में भी होता है प्रेजेंट, आरएनए में भी होता है। अभी आएगी डिटेल और मैं बताऊंगा इसको। अब हम दूसरे वाले टाइप के बेस पर आते हैं जो कि पिरिमिडीन होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा जो, उसके तीन एग्जाम्पल हमारे पास हैं। सिंगल रिंग में मैं कुछ लगा दूंगा तो सिस्टीन बन जाएगा, सिंगल रिंग में यहां हटा के कहीं और पे मैंने कुछ लगा दिया तो थायमिन बन गया। सिंगल रिंग वाले इस रूट स्ट्रक्चर में ही कहीं और पर कुछ और ग्रुप मैंने लगा दिया तो यूरासिल बन गया। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल टी से, कैपिटल यू से। सिस्टीन दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। थायमिन, ये क्वेश्चन है, काम का है, इंपॉर्टेंट बात है। थायमिन सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में थायमिन बेस नहीं होता है। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। इंपॉर्टेंट बात है, काम की बात है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, मिलेगा यहां से क्वेश्चन। ये सिर्फ आरएनए में होता है। इसका मतलब है अगर मैं डीएनए कहूंगा तो उसमें 5 बेस होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, सिस्टीन होगा, थायमिन होगा, डीएनए। मैं आरएनए बोलूंगा तो उसमें 5 बेस होंगे, आरएनए में थायमिन एब्सेंट होगा, डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होगा। तो डीएनए में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो ये वाले 5 होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये वाले 4 होंगे, सॉरी 5 नहीं, एंड एक होगा थायमिन। आरएनए में जो प्रेजेंट होंगे ये वाले 4 प्रेजेंट होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, सिस्टीन होगा, सिस्टीन मैं गलत बोल रहा हूं, साइटोसिन होगा, एंड यूरेसिल होगा। सिस्टीन तो प्रोटीन होता है, मेरे दिमाग में प्रोटीन चढ़ रहा है, सिस्टीन प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसिन। रिप्रेजेंट सी से ही करेंगे इसको। यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थायमिन, बस इस पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि कौन सा बेस हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कौन से न्यूक्लियोटाइड में, आरएनए के या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, ये आपको बात डिसाइड करके बतानी पड़ेगी। अब अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने की बात करते हैं, ये 3 यूनिट एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कौन सी 3 यूनिट? वही वाली जो अभी डिस्कस की है, एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक शुगर मैंने बोली तो या तो राइबोस या डीऑक्सी राइबोस में। अगर मैं डीएनए बनाना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ ये वाली शुगर लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट इन डीएनए ओनली। राइबोस शुगर सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगी, डीएनए में ये शुगर प्रेजेंट नहीं। नाम से भी पता चल रहा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
यानी डीएनए, फुल फॉर्म क्या है डीएनए की, ये तो बचपन में याद कर रखी होगी छोटी क्लास में। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर OH नहीं होता, H होता है बस। शुगर दोनों में से कोई एक, और लिखा है ना ये और। अगर आरएनए है तो मेरे पास बेस 4 में से कोई एक होंगे। एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा एंड यूरासिल होगा, थायमिन नहीं होगा। अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो भी 4 बेस होंगे, 3 कॉमन होंगे, एक थायमिन आ जाएगा, बस यूरासिल की जगह थायमिन रखना पड़ेगा मुझे डीएनए। ये है पैटर्न न्यूक्लियोटाइड के बनने का जो आपको समझना है। और ये जब बन जाएगा तो एक यूनिट जब बनेगी तो किस तरह से बनेगी, जब मैं न्यूक्लियोटाइड कोई बनाऊंगा तो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड को बनाऊंगा। एक फॉस्फेट, पी लिख रहा हूं मैं, एक शुगर, शुगर मतलब एक का मतलब दोनों में से कोई एक। अगर मुझे कहा गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, शुगर डीऑक्सी राइबोस लूंगा। अब फिक्स हो गई है, जब मैंने यहां डीएनए लिख दिया तो ये फिक्स हो गई। इसके साथ मैं जोड़ दूंगा बेस। बेस किस में से कोई एक होगा, या तो एडेनिन होगा, या ग्वानिन होगा, या साइटोसिन होगा, या क्योंकि डीएनए है तो थायमिन होगा। यूरेसिल का नाम नहीं लेना है, 4 में से कोई एक, कोई सा एक लिख लेते हैं। मान लो मैंने लिख लिया यहां एडेनिन लिख, ये फॉस्फेट फिर शुगर से जुड़ा होगा। ये तो एक, इतना अगर मैं बोलता हूं तो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा क्या, पॉलीमर। कैसे बनाएगा पॉलीमर, शुगर जुड़ेगा किसके साथ, फॉस्फेट से, और ये बेस दूसरा कोई, दोबारा ए भी आ सकता है, ग्वानिन हो गया सपोज करते हैं। शुगर फिर जुड़ेगा किससे, फिर जुड़ेगा फॉस्फेट से, फॉस्फेट फिर शुगर से जुड़ेगा, शुगर से क्या कनेक्टेड होगा, फिर सपोज करते हैं थायमिन लगा दिया। डीएनए में बिल्कुल अधिकार है रखने का, यूरेसिल नहीं रखना, बस ये रख देंगे। फिर फॉस्फेट रखा, फॉस्फेट से फिर बॉन्डिंग हो जाएगी शुगर की। कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहां पर कौन सा बचा हुआ है, साइटोसिन बचा हुआ है, सी आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बस ये 4 ही बनेंगे, फिर अब आप अलग अलग पैटर्न पर AGTCCTT GA कोई से भी, शुगर फिक्स है, फॉस्फेट फिक्स है, बेस 4 में से कोई वेरी करने हैं, थायमिन लेकर के, यूरेसिल ना लेकर, डीएनए क्योंकि लिख रखा है। तो ये न्यूक्लियोटाइड 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 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये जो इनका ऑर्डर है, ये जो बेस का ऑर्डर है, ये बड़ी, ये कोड होते हैं एक तरीके से अपने, ये बहुत इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो सेल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने अंदर ये कोड छुपाए रखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर के की बात करते हैं ना, तो कंप्यूटर में क्या है, जो बाइनरी लैंग्वेज है वो क्या है, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0, इसी में सारी लैंग्वेज जितना भी काम करते हैं हम, ये 0 1 में होता है। यहाँ तो 2 ही चीजें हैं, यहाँ तो फिर भी 4 हैं, तो इनके हजारों लाखों पैटर्न बन जाते हैं, कितने भी पैटर्न बन सकते हैं, वो ऑर्डर इनके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये जो ऑर्डर हैं ये अपने अंदर प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टी छुपा करके रखते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ। ये तो एक स्ट्रैंड मैंने बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर भी आएंगे, वो बाद की बात है। अभी तो डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने एक स्ट्रैंड बनाया, अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूं तो इस तरह से बन जाएगा। ये सपोज करते हैं यहाँ पर बेस लगा हुआ है, ये बेस लगा हुआ है, ये बेस लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, नहीं गलत जगह लगा दिया, फॉस्फेट आएगा बीच में, फिर शुगर, शुगर के साथ क्योंकि बेस को लगाना, शुगर के साथ बेस लगाते रहोगे।
अगर रफ सा स्केच बनाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये पूरा जो स्ट्रैंड, कभी आपने डीएनए के स्ट्रक्चर देखे होंगे तो ऐसे करके दिए होते हैं, एक स्ट्रैंड ये होता है, ये दूसरा इस पर फोल्डेड रहता है, तो एक स्ट्रैंड ये होता है, एक दूसरा ऐसे ही मैं बनाऊंगा तो ए के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस जुड़ जाता है, तो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है डीएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर थोड़े से डबल स्ट्रैंड होते हैं, जो डीएनए आरएनए में बस एक छोटा सा बेसिक सा एक ये डिफरेंस होता है। किस तरह से जुड़ते हैं, ये कहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये भी हम आराम से सोच सकते हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्योंकि ये तो बता दी गई, इन्वेंट कर ली गई, तो रॉकेट साइंस इसलिए नहीं लग रही है, लेकिन शुरू में तो जब किया होगा इसको तो बड़ा मुश्किल ही काम होगा। शुगर की बात हो रही है, जैसे कि अगर हम इनके बॉन्ड को कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो जैसे फॉस्फेट है, फॉस्फेट ये फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH हो गया, यहां पर OH है और एक और OH है। शुगर, शुगर का मतलब जो कनेक्टेड है कहीं ऐसे किसी साइक्लिक डीऑक्सीराइबोस, डीएनए ही ले लेते हैं, चलो मान लो डीएनए ले लिया मैंने, डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोस हो जाएगी, ये ले लिया मैंने। कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ध्यान रखना, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं सारी बात, एंड नंबर 5CH2OH। ये वही शुगर वाला स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने लिखा था। अब फॉस्फेट का OH क्या है, H3PO4 क्या चीज है, केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी, H3PO4 एसिड है। ये क्या चीज है, OH अल्कोहल है। जब कभी एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है, फॉर्मेशन होती है एस्टर की। ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन H3PO4 तो है ही है ना। क्या हटाते हैं हम, एसिड का OH, अल्कोहल का H हटाते हैं। कौन से वाले अल्कोहल का OH का H हटेगा, ये जो पांचवें कार्बन पर कनेक्टेड है इसका H और एसिड का OH हटाकर डिहाइड्रेशन किया गया है यहां। बाकी तीसरे कार्बन पर OH लगा हुआ था यहाँ, दूसरे कार्बन पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होता है, डीएनए की बात कर रहा हूं मैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, शुगर कौन सा है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। क्या बात पता चली इसमें कि फॉस्फेट का OH हटकर शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर के पांचवें कार्बन के OH का H हटकर वाटर माइनस होकर बॉन्ड लिंकेज बन जाता है। कौन सा लिंकेज है ये, एस्टर लिंकेज है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर है, तो हम इसे बिल्कुल फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं। फॉस्फो, जैसे पेप्टाइड की बात हुई थी ना वहां प्रोटीन में, तो ये किस बॉन्ड से जुड़ा, एस्टर बॉन्ड से। लेकिन ये एस्टर वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एस्टर नहीं है, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एक हो गया ये, ठीक है। अभी इससे तो क्या, लेकिन हम तो बोल रहे थे कि फॉस्फेट शुगर, शुगर के साथ एक बेस भी तो जुड़ रहा था, वो कहाँ जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा भाई कार्बन नंबर 1 पर। कार्बन नंबर 1 पर भी OH है, बेस के नाइट्रोजन पर H होगा, बेस के नाइट्रोजन का H OH के साथ हटकर वाटर माइनस करके यहां मैं बेस कनेक्ट कर देता हूं, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करता आप लोगों के लिए, वरना बेस तो 5 में से कोई एक बनाना होगा ना, 4 में से कोई एक। थायमिन होगा, ये हो सकता है, यहाँ यूरेसिल नहीं रखना, बस 4 में से कोई एक रखना, बेस से जोड़ दिया, तो बेस 4 में से कोई एक, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमिन।
में से कोई एक जोड़ दिया। यहाँ कहाँ जोड़ना है, बस ये बात ध्यान रखनी है, 1 पर। कहाँ जोड़ना है, 5 पर। कौन सा बॉन्ड लगा, ये बॉन्ड लगा फॉस्फोएस्टर। इस फॉस्फोरस को, फॉस्फेट को दोबारा से हमें शुगर, क्योंकि चेन बनानी है आगे, दूसरा एक और शुगर होगा भाई। दूसरा एक और शुगर किससे कनेक्ट होगा, इस फॉस्फेट से होगा। देखो ऑक्सीजन, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H। इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, 3 पर OH लगा रह गया, H है। यहां CH2OH, अल्कोहल का H, एसिड का OH। यहां OH हटाया और इसके साथ जोड़ दिया बेस। इसके साथ मुझे जोड़ना है, यहां से 1 से OH हटा के यहां पर मुझे जोड़ देना है एक बेस। ये बेस जोड़ दिया। जब ये कनेक्ट हुआ इससे, तो ये कहलाएगा कि 2 शुगर मैंने इसके साथ जोड़ दिया। फॉस्फेट से जोड़ दिया शुगर, इस फॉस्फेट से दूसरा शुगर। देखो फॉस्फेट से एक शुगर, फॉस्फेट से दूसरा शुगर। एक फॉस्फेट से 2 शुगर जुड़ गए ना, फिर चेन आगे बढ़ेगी, फिर शुगर से फिर फॉस्फेट जोड़ेंगे। अब इस शुगर से जब फॉस्फेट जोड़ा जाएगा तो एक ही OH बचता है, ये वाला जो OH का H है, ये जुड़ेगा फर्दर फॉस्फेट के P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक OH खाली पड़ा हुआ है, एक OH, ये वाले OH का H और इसका OH माइनस हुआ, वाटर यहां से हटा दिया, फास्फोरस ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज ये बना। इसका जो तीसरा OH था फिर वो जुड़ेगा शुगर से, तो ये चेन बनती चली जाएगी, फास्फोरस शुगर बेस, फास्फोरस शुगर, इसके साथ बेस नंबर 1 पर, फिर फास्फोरस, फिर शुगर, फिर बेस नंबर 1 पर। तो ये पूरा बॉन्ड इस तरह से बनता चला जाता है। तो एक H3PO4 पर 2 एस्टर लिंकेज बनते हैं, एक तो ये बना और एक इधर बना। तो कलेक्टिवली मैं इसको क्या बोलता हूं, इस बॉन्ड को मैं बोलता हूं कि ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड है। ये बात याद रखनी है, सब कुछ कुछ भी नहीं याद, कुछ भी नहीं, अगर ध्यान रखोगे, ये भी याद रखोगे, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्या नाम दिया मैंने इसका, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। यानी एक फॉस्फेट पर 2 बॉन्ड, फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया तो पोजीशन पूछ ली जाएगी। 5वीं पोजीशन फॉस्फेट से कनेक्टेड, तीसरी पोजीशन फॉस्फेट से कनेक्टेड, ये इसकी तीसरी पोजीशन। और अगर हम इसको बेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 पोजीशन, 2 पे तो कुछ आ ही नहीं सकता, 3 ही तो OH थे, एक 1 पर था, एक 3 पर था, एक 5 पर था, वो तीनों OH यूज हो गए शुगर के। ये कहलाएगा हमारा एक सिंगल मॉलिक्यूल का, सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर। जो DNA के लिए, RNA के लिए अगर यही मैं RNA के लिए चेंज करता हूं तो RNA के लिए मुझे क्या बोल देना चाहिए, RNA के लिए मुझे बोल देना चाहिए कि ये शुगर चेंज हो जाएगी, यहां पर OH आ जाएगा और बेस बस अब यूरेसिल आ जाएगा। थायमिन की जगह मुझे यूरेसिल सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें कुछ डाउट अगर किसी का है तो पहले मुझे बताओ, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। डिफरेंस बताऊंगा मैं DNA RNA में। जैसे हम टर्म बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की जगह एक और शब्द कई बार यूज किया जाता है और वो है न्यूक्लियोसाइड। देखो
न्यूक्लियोसाइड दो चीजों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, बस शुगर एंड इसके साथ अगर बेस कनेक्ट करते। भाई फॉस्फेट तो सब में कॉमन ही है, ये है लेकिन जो डिसाइड करता है डीएनए को। अगर दोबारा से लिख रहा हूं एक बार, डीएनए है या फिर न्यूक्लियोसाइड है आरएनए का, तो यहां भी शुगर होगा, यहां भी बेस होगा। बेस चार में से कौन सा होगा? थायमिन नहीं होगा, आरएनए आ गया ना, यूरेसिल होगा, बाकी के तो वही होंगे। शुगर कौन सा होगा? राइबोस होगा, कैपिटल डी राइबोस, वही लास्ट कायरल कार्बन पर, ओरिएंटेशन राइट हैंड पर। शुगर डीएनए में डी, पूरी बात अब तो 2 डीऑक्सीराइबोस। बेस कौन सा? थायमिन यस, यूरेसिल नो, बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो रहेंगे ही। अगर हम फॉस्फेट निकाल दें इससे, तीसरा अगर मैं फॉस्फेट भी लगा देता हूं इसमें, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फॉस्फेट माइनस कर देता हूं, मींस न्यूक्लियोटाइड माइनस H3PO4, ये निकाल दिया मैंने, या जो भी आप बोलो, PO4 2 नेगेटिव क्योंकि कनेक्टेड है। फॉस्फेट वाला पार्ट निकाल दिया गया, तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड बचेगा। न्यूक्लियोसाइड कई बार क्या दे देते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो आप फॉस्फेट नहीं लिखोगे। अब न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस अगर मैं कर देता हूं, HOH से रिएक्शन कर देता हूं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो फॉस्फेट तो पहले ही निकल चुका है। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा? यहां बनेगा बेस, हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, और प्लस बनेगा यहां शुगर। इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा? एक डीऑक्सीराइबोस शुगर बनेगा, और बेस जो बनेगा उसमें थायमिन भी होगा। चार में से एक थायमिन भी होना चाहिए, यूरेसिल नहीं होना चाहिए। ये वाली बात आपको कंसीडर करके रखनी है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, इनफैक्ट एक लंबी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के साथ जुड़कर, न्यूक्लियोसाइड की फॉस्फेट के साथ जुड़ करके, इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड थायमिन का होता है जिसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तब हम उसको बोलते हैं डीएनए। एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, डीएनए हैव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये और काम की बात है, इसको ध्यान देना। क्या मतलब है? फॉस्फेट लिया, फॉस्फेट के साथ शुगर जोड़ दिया, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, वो लिंकेज बता दिए मैंने स्ट्रक्चर पूरा बताकर। शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। शुगर की कौन कौन सी लिंकेज? 5 लिंकेज, 3 लिंकेज, इधर ऊपर 5, इधर 3। 1 किससे कनेक्टेड है? बेस के साथ। मान लो बेस है ग्वानिन। शुगर का 5वां OH फॉस्फेट से कनेक्टेड है, शुगर का तीसरा कनेक्टेड है दूसरे फॉस्फेट से। 3-5 बॉन्ड हैं ये, 3-5 3-5 3-5 3-5, ये बॉन्डिंग चल रही है। और बेस के साथ शुगर का
1 कार्बन, जो कभी एल्डिहाइड हुआ करता था किसी टाइम में, जब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर था तब कभी एल्डिहाइड हुआ करता था, साइटोसिन हो गया सपोज करते हैं। उसके बाद हम यहां फर्दर चेन बनाते जा रहे हैं, कोई सा भी बेस ले सकते हैं। थायमिन ले लिया मैंने, लेना पड़ेगा थायमिन, मैं यूरासिल ले ही नहीं सकता क्योंकि मैं डीएनए लिख रहा हूं। एडेनिन ले लिया मैंने, अब यहां रिपीट बस 4 हो गए ये पूरे। अब कोई सा, या तो थायमिन करो एडेनिन, अब नहीं पता हमें क्या रिपीट होगा, जरूरी नहीं कि 4 सारे आए तो ही रिपीट हो। AATCCGGG कैसे भी कोड बन सकता है कुछ, वो हमें नहीं पता। ये जो बना है बेस किनारे पर है, दूसरा एक और हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही मैंने बनाया, एक ये स्ट्रैंड इस तरीके का बन गया, इस पर लगा हुआ है बेस, इस पर लगा हुआ है बेस, इस पर लगा हुआ है बेस। दूसरा एक और इस तरीके का स्ट्रैंड बना हुआ है, इस पर लगा हुआ है बेस, इस पर लगा हुआ है बेस, इस पर लगा हुआ है बेस। ये दोनों बेस आपस में समझौता कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जो काम की बात है वो। ऐसा ही स्ट्रैंड जैसा इस साइड है, दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक स्ट्रैंड होकर, ये जो मैं लिख रहा हूं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्या मतलब है इसका, फॉस्फेट के साथ जोड़ दिया मैंने शुगर, शुगर के साथ फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ फिर शुगर, शुगर के साथ फिर फॉस्फेट, शुगर, शुगर के साथ फिर फॉस्फेट, इसके साथ फिर शुगर। यहां शुगर पर लगे हुए होंगे बेस, ये वाला बेस एक कनेक्टेड, शुगर पर फर्दर बेस कनेक्टेड होगा, शुगर पर फर्दर बेस कनेक्टेड होगा, बिल्कुल आमने सामने आएगा ये, इसके आमने सामने आएगा। ग्वानिन के सामने काम की जो बात है, जो बढ़िया बात है, ग्वानिन के सामने जो आएगा वो हमेशा साइटोसिन आएगा। साइटोसिन के सामने जो आएगा अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन आएगा। थायमिन के सामने एडेनिन आएगा, और एडेनिन के सामने आएगा यहां थायमिन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं थायमिन एंड एडेनिन में, ये बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। मैंने पूरे स्ट्रक्चर नहीं बताया आपको, उतना टाइम नहीं है, बिजी लोग हो आप, इस वजह से मैंने पूरे डिटेल से नहीं बताया स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलाउ करते हैं इनको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। एडेनिन ने थायमिन से 2 बनाए, तो थायमिन एडेनिन से, बस उधर से ही तो देख रहे हैं हम, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में। साइटोसिन एंड ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बात बताने की यह है कि ये क्वेश्चन है, बस इतनी बात है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इन सी एंड जी के बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वो जो आप देखते होंगे कई सारे, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है ये दुनिया का, दुनिया की तकदीर बदल दी इस स्ट्रक्चर ने। ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ होता है, ये एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड ये जो है एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड, जैसे वो रस्सी में अलबेट पड़े हुए होते हैं, फोल्डेड रहते हैं जैसे स्पाइरल वे में, उस तरह से ये फोल्डेड रहते हैं। और अगर मुझे इस साइड का ये ऑर्डर पता चल जाता है तो इसको खोल दिया जाता है, केमिकल टेक्निक्स होती हैं, और जो सेल में प्रोसेसेस चलते हैं ये ओपन होता चला जाता है, फिर डिकोडिंग इस पे दूसरी तरफ होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ये पता है, अगर मुझे ये वाला कोड पता है तो ये भी पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, बस जी की जगह सी, सी की जगह जी, टी की जगह ए की जगह टी लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री ही लिखने होते हैं। तो ये डीएनए में होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आरएनए में नहीं होता, डीएनए में ही पाया जाता है। एक और काम की बात पता चली इस स्लाइड में, क्वेश्चन एक नया क्या पता चला,
कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जब बेस की पेयरिंग होती है। इसको मैंने क्या बोला? पेयरिंग ऑफ बेस। और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होगी पेयरिंग ऑफ बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हुई। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो पेयरिंग ऑफ बेस हुई है, इसमें जब ग्वानिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा तब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जब एडेनिन थायमिन के साथ कनेक्ट होगा तब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2H बॉन्ड्स एंड 3H बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये कहानी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में मिल सकती है, वो आपको बतानी पड़ेगी। इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेस के स्ट्रक्चर 2 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को अलाउ करते हैं। वेल, जो आरएनए होता है वो किसी सेल में बहुत अबंडेंट रहता है। आरएनए जो स्ट्रक्चर है वो काफी मात्रा में पाया जाता है किसी सेल के अंदर। आरएनए इज मोर अबंडेंट। डीएनए के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ डीएनए। जो डीएनए वो बड़े लिमिटेड एरिया में होता है, सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ही पाया जाता है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कई सारे डिफरेंस तो आप कर ही चुके। अगर हम जस्ट डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, एक तो शुगर का ही डिफरेंस है डीएनए में एंड आरएनए में। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। शुगर, डीऑक्सीराइबोज स्ट्रक्चर समेत, यहां राइबोज शुगर, दोनों शुगर एल्डोपेंटोस होती है। ओपन बनाएंगे तो ये भी एल्डोपेंटोस है, ये भी एल्डोपेंटोस है। ये डीएनए में जो बेस होता है थायमिन होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। बाकी के जो 3 है वो दोनों में कॉमन है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आरएनए डीएनए में ये एक बड़ा फर्क है कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंगल स्ट्रैंड होगा। डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ये रिलेटिवली आरएनए पाए तो ज्यादा जाते हैं, लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल थोड़े से स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। डीएनए के कंपैरिजन में बात हो रही है लार्ज मॉलिक्यूल। आरएनए के बड़े टाइप होते हैं, फिर वो बायोलॉजी शुरू हो जाती है, वो रेंज से बाहर है अपनी। यहाँ तक जहां तक केमिस्ट्री है वहां तक मैंने आपको ये बात बता दी है। जहां तक आपको केमिस्ट्री वाले बायोमॉलिक्यूल में काम आने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको पूरी डिस्कस कर दी। इसके जो कोड्स होते हैं ये प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करते हैं एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जो कोड होते हैं जो यहाँ पर हमने इन बेस के हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस के ऑर्डर जो लिखे हैं, ये ऑर्डर इनफैक्ट डिसाइड करते हैं इस पूरे के पूरे किसी प्रॉपर्टी को, सेल की प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में ये काम आ रहे होते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल बोले जाते हैं। इतना पार्ट मैंने चलिए डिस्कस किया। ये तो जो न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन है उसमें तो मेरे ख्याल से ये चीज
आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ जानी चाहिए सब लोगों को। तो अभी फिलहाल एडिशनली इस चैप्टर में मैं आपको एक चीज जो डिस्कस एडिशनली कर रहा हूं वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी हमने जैसे राइबोस का भी किया था डिस्कस, उसी के पैटर्न पर ये दोनों चीजें रिलेटेड रहेंगी। ये आप अगर समझ लोगे तो राइबोस वाला साइक्लाइजेशन भी बड़ा अच्छी तरह से आसानी से आपको याद रहेगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन भी था एक स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, 1 2 3 4 5 and 6 CH2OH, OH right, OH right, OH wrong, नहीं लेफ्ट, सॉरी ये H, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ये ओरिएंटेशन तो आपको याद हो गया। अब अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक अल्कोहल जब रिएक्शन करता है एल्डिहाइड से तो हेमी एसिटल बनता है। इसमें कायरल कार्बन है 1 2 3 4, 4 हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओपन है ये। लेकिन सच्ची बात यह है कि ग्लूकोज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोज का ये जो एल्डिहाइड है अल्कोहल से रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना लेता है। कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड का कार्बन नंबर 5 के OH से साइक्लाइजेशन करके यहां साइक्लाइजेशन करेगा ये। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइक्लाइजेशन। एंड नाम अगर ये याद रख सको जो मैं बोल रहा हूं, एसिटल बनने वाला है, हेमी एसिटल बनने वाला है, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस अल्कोहल का इस एल्डिहाइड से रिएक्शन करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटाइलेशन। क्या मतलब हुआ? ओपन चेन ग्लूकोज cyclizes through CHO and फिफ्थ OH ग्रुप, पांचवें OH ग्रुप की बात हो रही है। टू गिव हेमी एसिटाइलेशन प्रोसेस, मैं चाहता हूं कि ये शब्द आप याद रखो, बहुत मुश्किल बात नहीं है। हेमी एसिटल बनेगा तो वो प्रोसेस का नाम हेमी एसिटाइलेशन होगा। बाद में क्या बनने वाला है? हेमी एसिटल। किसे कहते हैं हेमी एसिटल? जिस कार्बन पर ईथर होगा उसी कार्बन पर अल्कोहल होगा। कौन सा हेमी एसिटाइलेशन? साइक्लिक हेमी एसिटाइलेशन। टू गिव साइक्लिक हेमी एसिटाइलेशन, open chain glucose cyclizes to give cyclic hemiacetylation and produce cyclic structure of glucose.
जब ये साइक्लाइजेशन देगा तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, पहले मैं इसको रोटेट करके लिखूं, प्रोसेस भी समझा सकता हूं मैं, लेकिन चलो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं उस स्ट्रक्चर को। जैसे हमने एल्डोपेंटोस का लिखा था, तो अब तो ये एल्डोहेक्सोस है। ग्लूकोज क्या है? एल्डो, 6 कार्बन है ना इसमें, एल्डिहाइड, हेक्स, ओस, ये वाला नेमिंग का पैटर्न पता होना चाहिए आपको। एल्डोहेक्स ओस। जब इस एल्डोहेक्सोस को हम साइक्लाइज करते हैं तो 1 2 3 4 5 और छठा ऑक्सीजन रिंग के अंदर आ गया, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो मैं जो ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं उस स्ट्रक्चर को आपको लिखना होगा। एक बना कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 5 का ऑक्सीजन कार्बन 1 के साथ कनेक्टेड, एंड कार्बन नंबर 5 पर CH2OH लगा हुआ है। ऐसे नहीं आएगा समझ, ऐसे आएगा, देखो 1 पहला कार्बन, पहला कार्बन, पहले कार्बन पर हेमी एसिटल बनने वाला है ना। जब अल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं हेमी एसिटल बनाते हैं। दिमाग में नहीं आ रहा है, दोबारा से सोच लो स्ट्रक्चर को। अल्कोहल ROH, किससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड मतलब क्या है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक H, एक R-। ये अल्कोहल है 5वें कार्बन का, ये वाला 5वें कार्बन का अल्कोहल, पहले कार्बन का एल्डिहाइड। रिएक्शन क्या करना है? ये डिलोकलाइजेशन, नेगेटिव चार्ज आएगा, आया नहीं अभी, यहाँ पॉजिटिव आएगा, आया नहीं अभी। ऑक्सीजन को इधर कनेक्ट करोगे, H को इधर कनेक्ट करोगे, तो क्या लिख सकते हैं हम? यहां पर बॉन्ड तोड़कर इस हाइड्रोजन को जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन पर, और ये आ गया, इस ऑक्सीजन को जोड़ दिया कार्बन के साथ। तो ये है कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड वाला, जो था पहले हुआ करता था 1 कार्बन। इस पर क्या आ गया? इस पर आ गया OH, H तो था ही। कार्बन नंबर 2 जू का तू, जैसा था वैसा ही रहेगा। कार्बन नंबर 3 जू का तू, जैसा था वैसा ही रहेगा। 3 का ओरिएंटेशन अलग था, दूसरी तरफ था, तो वो दूसरी तरफ ही है। कार्बन नंबर 4 जो का तू, जैसा था वैसा रहेगा, H। कार्बन नंबर 5 का OH तो गया, कार्बन नंबर 5 का OH तो था पहले, OH नहीं है वो, OH किस में कन्वर्ट हो गया? ईथर में। कार्बन नंबर 5 का OH, तो ये वाला H तो हमने भेज दिया ऑक्सीजन पर, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड बना दिया, ये जो बना है इधर हेमी एसिटल के साथ। कार्बन नंबर 5 पर बाहर, रिंग के बाहर CH2OH है, ये CH। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, छठा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आपको ध्यान रखना है। ये हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। आ सकता है ये विद ओरिएंटेशन, कौन सा OH ऊपर है कौन सा नीचे है, विद ओरिएंटेशन ये आ सकता है। और जैसा एनसीईआरटी में, इसके तो बहुत सारे अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन जैसा एनसीईआरटी में गिवन है वैसे ही ओरिएंटेशन की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक शब्द मैं अलग सा बोलता हूं, एक लोचा है। क्या है गड़बड़? यहां होते थे कार्बन कायरल 4, 1 2 3 4, यहां हो गए कायरल कार्बन 5। 1 तो कायरल है, 2 देखो कायरल है, 3 देखो कायरल है, 4 देखो, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो कायरल है, 5वां कायरल है 5। ये पहले नहीं होता था, ये नहीं हुआ करता था कायरल पहले।
ओपन चेन में नया कायरल कार्बन बना, एक कायरल कार्बन और नया बन गया। एक कायरल कार्बन के बिहाफ पर दो ओरिएंटेशन बनते हैं। दैट मीन्स ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये एक नहीं बनेगा, ये बनेंगे दो। एक कायरल कार्बन नंबर 1 पर ये ओरिएंटेशन एक बार अगर OH में अपवर्ड लिख रहा हूं तो इसी पर ओरिएंटेशन अपोजिट आएगा, बाकी पे तो फिक्स रहेगा। इस पर ओरिएंटेशन एक बार डाउनवर्ड भी आ सकता है। कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन CH2OH। यहां पर OH पहले ऊपर लिखा गया था तो मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा इस बार, क्योंकि मैं डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर लिखने वाला हूं। H इस बार OH में लिखूंगा नीचे, तो ये OH मुझे लिखना होगा डाउनवर्ड। अलग अलग ये स्टीरियो आइसोमर हो गए, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 आर स्टीरियो आइसोमर। 1 पर ओरिएंटेशन अलग, OH एक बार ऊपर एक बार नीचे, बस बाकी तो फिक्स है, बाकी को तो हमने कुछ किया ही नहीं। यहां पर H, OH ऊपर, यहाँ OH डाउनवर्ड, अपवर्ड। यहाँ तो है ही नहीं कुछ H के अलावा, यहाँ तो H था नीचे जो था। दो ओरिएंटेशन बनते हैं। दैट मीन्स व्हेन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज साइक्लाइज्ड, जब एल्डोहेक्सोस को हम साइक्लाइजेशन करते हैं तो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें। एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बीटा, कैपिटल डी, ग्लूकोज। एक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम अल्फा, कैपिटल डी तो वो पुराना चला आ रहा है, ये वाला डी, इसकी वजह से कैपिटल डी, ग्लूकोज। बीटा मतलब, बीटा का मतलब जो नया कायरल कार्बन बना है और जिसके कारण बना है, पांचवें कार्बन के कारण बना, ये पहले कार्बन पर कायरलिटी आई है, उस पर अगर ये दोनों अपवर्ड हैं, सेम साइड पर हैं, सो कॉल्ड सिस ओरिएंटेशन वाले हैं, तब इनको बीटा ओरिएंटेशन बोल दिया जाता है। कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना, तब हम इसको बोलेंगे बीटा ओरिएंटेशन। क्या बता रहा हूं मैं, किसी को नहीं देखना, बाकियों को 2 3 4 किताब के चक्कर में मत पड़ जाना, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। पहले कार्बन पर पांचवे, पहले एंड पांचवे कार्बन पर दोनों OH, CH2OH, इस पे तो है ही नहीं पांचवे पर OH, OH एंड CH2OH दोनों अगर सेम साइड हैं, सो कॉल्ड सिस वाले ओरिएंटेशन, तब हम इसे बीटा नाम देते हैं। और पहले एंड पांचवे कार्बन पर, पहले पर पहला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले भाई वो कायरल नहीं था, इसी के कारण तो हम इसे अल्फा बीटा कह रहे हैं। पांचवे पर था तो पांचवे के कारण तो नहीं कह रहे हैं, पांचवे पर तो ऊपर है तो ऊपर ही लिखा हुआ है। OH लेकिन नीचे हो गया, नीचे होने से अब ये अपोजिट हो गए दोनों, ट्रांस सो कॉल्ड, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं, सो कॉल्ड ट्रांस। तो जब ट्रांस वाला ओरिएंटेशन है तब हम उसे अल्फा बोलते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को ग्लूकोज सीधे सीधे नहीं बोलना है, बीटा ग्लूकोज बोलना है या अल्फा ग्लूकोज बोलना है। अब एक और दिक्कत है, ओपन चेन को भी ग्लूकोज बोलें, साइक्लिक को भी ग्लूकोज बोलें तो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहां इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ग्लूकोज की जगह इसको करते हैं हम बीटा। बोल दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आपसे कोई कह ही सकता है कि जी वो जो ओपन चेन था स्ट्रक्चर, दैट वाज आल्सो ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज बोल रहे हो आप, तो आप बोल दो कि इसका जो सही सही नाम है वो बीटा डी
ग्लूको पायरेनोस है। पायरेनोस हम ऐड कर देते हैं और इसका नाम जो है वो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, जो वर्ड पायरेनोस आया, एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है पायरान, ऐसा हेट्रोसाइक्लिक रिंग आप समझते होंगे अब हेट्रोसाइकिल किसे कहते हैं। तो इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो स्केलेटन है, वो कार्बन 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 ऑक्सीजन, ऐसा। तो इसे पायरान कहते हैं हम रिंग को। तो इसके नाम से, जैसे हम कहते हैं एनालॉजी कर दें किसी शब्द के साथ, रिजेंबल सा कर दें हम उसको, तो पायरॉन की एनालॉजी करते हुए हमने इसको पायरेनोस नाम दे दिया। बीटा डी ग्लूको पायरेनोस, इसलिए हम इसे पायरेनोस बोल दिया, मतलब ये साइक्लिक है, ओपन चेन अब नहीं हो सकता। तो ग्लूकोज में कंफ्यूजन है, ग्लूकोज तो ओपन चेन भी होता है, साइक्लिक भी होता है। ग्लूकोज लेकिन बीटा इंडिकेट करता है कि साइक्लिक की ही बात कर रहे हैं। तो हम इसे नाम जो देंगे, इस वाले ओरिएंटेशन को, फिक्स इस वाले को नहीं, इसको नाम देंगे बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, इसको बोलेंगे हम अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। मेरी कहीं गट फीलिंग कहती है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर आपका आता था तो इस पे तो जरूर कोई क्वेश्चन आ रहे होते थे। तो इसलिए आप कर लेना, 15 मिनट 20 मिनट फालतू ही लग जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये एडिशनल आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के करने हैं, और इस स्ट्रक्चर को, जो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पायरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन को हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। साइक्लिक वाला जो रिप्रेजेंटेशन ये हमने किया ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन मतलब साइक्लिक। ओपन चेन का जो हमने किया था, ये फिशर प्रोजेक्शन लिखा था। साइक्लिक वाले को हमने जो किया वो हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन। ओपन के लिए हम हैवर्थ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अल्फा बीटा ओपन के लिए यूज नहीं किया जाता है, अल्फा बीटा यूज किया जाता है साइक्लिक के लिए। सारे साइक्लिक के लिए हम पायरेनोस नहीं यूज करेंगे। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर अगर है, तब हम पायरेनोस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये इनफैक्ट इतना हमें डिस्कस करना चाहिए, जो कि सीधे सीधे सिलेबस में लिखी हुई चीजें हैं। तो मैं समझता हूं आज की क्लास के लिए इतना ठीक है, इतना काफी रहेगा। इसे अच्छी तरह से आप लोग करना, और होमवर्क भी आप लोगों को पूरा पूरा करना चाहिए।